हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार जैन, आपका हिंदी एजुकेटर। वेलकम टू अनअकैडमी। आइएगा, आज की क्लास को हम प्रारंभ करें जिसमें हम लोग कोर्स ए हिंदी में कक्षा 10 की तैयारी करते समय इस बात को ध्यान रखते हैं कि हमें व्याकरण को कितने अच्छे से और कितनी सुदृढ़ बनाना है। ये सारी बातें जो हैं हम इस 10वीं कक्षा की व्याकरण में भी समझ रहे हैं। तो आइएगा, आज की क्लास जो है वो हमारे पद परिचय की है। पद क्या होता है और उसका परिचय किस तरह से दिया जाता है, इस बात पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिसमें हम सभी इस बात को समझेंगे कि किस तरह से बताया गया है कि हम पद को पहचानने के लिए उत्सुक हैं या पद को पहचानने के लिए हम सक्रिय बन सकते हैं। तो आइएगा, 10वीं कक्षा का कोर्स ए में व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत आता है पद परिचय, जिसमें कि हमारे लिए सबसे पहले जानना यह जरूरी होता है कि पद होता क्या है, वाक्य होता क्या है, शब्द क्या होता है, वर्ण क्या होता है। समझें कि हमने यहां पर एक 3 डेफिनेशन दी हुई हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है शब्द की, दूसरी है पद की और तीसरी है पद परिचय की। तो दोनों ही बातों को हम समझेंगे, किस तरह से इसको पद कहा और किस तरह से इसको शब्द कहा जाता है। अगर हम मान लीजिए किसी भी वाक्य को बनाते हैं या हम कोई भी वाक्य का उच्चारण करते हैं, उस उच्चारण किए हुए वाक्य को जब हम पंक्तिबद्ध तरीके से लिखते हैं, जैसे कि हमने वाच्य वाले चैप्टर में ये समझा था, और उसी वाच्य वाले चैप्टर से निकाल करके हमने उस पद के परिचय को समझना चाहा। सबसे पहला वाक्य है, जैसे कि मैंने कहा कि मोहन भोजन करता है। अब हम इसमें समझेंगे कि इस वाक्य में पद क्या होते हैं। डेफिनेशन को देखें कि शब्द जब तक कोश में रहता है, कोश में का मतलब होता है जब तक वो स्वतंत्र होता है तब वह शब्द कहलाने लगता है। शब्द कब होता है? जब वो स्वतंत्र हो, बिल्कुल अलग। जैसे कि मैंने कह दिया कपड़ा, क्या कह दिया मैंने? कपड़ा। भोजन, जैसे मोहन, ठीक है, ये एक अलग है, स्वतंत्र है, एक शब्द है। जब हम इन्हीं शब्दों को किसी वाक्य में बना करके लिख देंगे, जैसे कि वाक्य में प्रयोग करने पर जब यह व्याकरणिक नियमों से आबद्ध हो जाते हैं, उनमें कोई ना कोई व्याकरण का नियम लग जाता है, तब उसे पद कहते हैं। जैसे कि मोहन, यह एक शब्द है जब तक इसको स्वतंत्र लिखा गया है, लेकिन जब हम इसी मोहन शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में करेंगे, जैसे कि मैंने वाक्य बनाया मोहन भोजन करता है, जब हमने इसका वाक्य में परिवर्तन किया है, वाक्य में बनाने के साथ इस मोहन शब्द को हमने यहां रखा, तो इस मोहन शब्द में किन किन व्याकरणिक नियम से पद कहलाएगा? सबसे पहले तो एक कर्ता कारक है, संज्ञा है, और इसका संबंध सीधा क्रिया के साथ में हो रहा है। अब व्याकरणिक नियम का होना मतलब ये नहीं है कि भाई सभी व्याकरण के नियम लग जाएं, कुछ 1 या 2 नियम लग गए, जैसे कि वो कर्ता कारक हो गया, संज्ञा शब्द है, संज्ञा में भी वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया है, जैसे कि एक वचन है, पुल्लिंग है। ये सारी बातों को बताना, ये इस पद का परिचय करना है। तो पद परिचय की डेफिनेशन नीचे दी है कि वाक्यों में आने वाले पदों का व्याकरणिक दृष्टि से परिचय देना, यह पद परिचय कहलाता है। जैसे कि मैंने यहां मोहन शब्द का परिचय दिया, और मोहन शब्द के परिचय देने में हमें सबसे पहले यह जरूरी होता है कि हम किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और वो शब्द, वो पद किस नजरिए से देखा जा रहा है, इस बात को यहां पर बताया गया है। तो देखिएगा, तीनों डेफिनेशन में हमने यह समझा कि जब तक कोई भी शब्द स्वतंत्र रखा हुआ है, स्वतंत्र है, उसको शब्द कहा जाएगा। और जब उन्हीं शब्दों को जब हम किसी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वहां पर पद कहलाने लग जाएगा। और जब उस पद को हम व्याकरणिक नियमों से जोड़ करके उसमें कोई ना कोई एक नया तथ्य निकालने का प्रयास करेंगे या उसकी आइडेंटिफाई करेंगे, उसका परिचय देने की कोशिश करेंगे, तो उसका नाम कहलाता है पद परिचय। ठीक है ना? तो इस तरह से पद परिचय को हमें समझना जरूरी है। अब हम चलते हैं सामान्य सुझाव कि हमें पद परिचय करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और उन पद परिचय करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए हम किस पद को
किस नजरिए से देख रहे हैं ये जानना भी बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए हमें थोड़ा सा सुझाव जो है ध्यान रखने पड़ेंगे। सबसे पहले सुझाव है कि विकारी पदों तथा अविकारी पदों के भेद, लिंग, कारक, वचन, पुरुष, काल, वाच्य आदि को ध्यान पूर्वक समझना चाहिए। कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि जब हम किसी पद का परिचय कर रहे हैं, मान लीजिए कि अभी हमने एक पद पढ़ा था मोहन शब्द, और इस मोहन शब्द का हमें पद परिचय करना है। शब्द को ही पद कहते हैं, लेकिन जब वो व्याकरण से युक्त हो जाता है, किसे कहते हैं? शब्द को ही पद कहते हैं, लेकिन जब वो व्याकरण में आबद्ध हो जाता है, व्याकरण के उसमें कुछ नियम लग जाते हैं। जैसे कि मोहन शब्द था, अभी तक हम लोगों ने इस पिछली वाली स्लाइड में देखा था कि मोहन भोजन करता है, एक पूरा वाक्य बनाया गया। उस वाक्य में जो शब्दों का प्रयोग होता है वो शब्द केवल शब्द नहीं होते हैं, उनमें कोई ना कोई व्याकरण का नियम लग जाता है, जिसके कारण से वो पद कहलाने लग जाते हैं। वैसे ही यहां पर एक मोहन नाम का व्यक्ति है जो भोजन कर रहा है, और उस भोजन करने वाले व्यक्ति का हमें एक पद परिचय करना है। तो वो भोजन करने वाले मोहन के बारे में नहीं बताना है, उस मोहन शब्द के बारे में बताना, उस पद के बारे में बताना है। तो सबसे पहले तो हमें यह बताना है कि कौन सा पद है, तो ये विकारी पद है। कैसे वो पता चला? क्योंकि विकारी पद के 4 भेद होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इस तरह से 4 भेद होते हैं, और अविकारी शब्द जो होते हैं वो भी 4 अथवा 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि हम लोग क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, इस तरह से 5 भेद हम कर लिया करते हैं। ये पद के भेद हो गए। सबसे पहले तो हमें यह बताना है कि वो कौन सा पद है, विकारी है या अभिकारी है। तो वो तो हमारे लिए पहले ही से ही पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण होगा तो उसमें से पता चल जाएगा, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक या कुछ भी है तो उसका भी हमें पता चल जाएगा। अब हम चलते हैं, ये तो हमें भेद पता हो गया, लेकिन उसके बाद जैसे मान लीजिए मोहन शब्द है और मोहन शब्द में संज्ञा है, तो संज्ञा की भेद, संज्ञा का लिंग, संज्ञा का कारक, संज्ञा का वचन, पुरुष, काल, वाच्य आदि को हमें ध्यान पूर्वक समझना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि पद परिचय को समझने के पहले हमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वाच्य, पुरुष, वचन, काल, लिंग, इन सब का जो है हमें बिल्कुल बहुत अच्छे से अध्ययन कर लेना चाहिए। इनकी डेफिनेशन पढ़ लें, इनके भेद को अच्छी तरह से समझ लें कि भाई किस तरह से इनके भेद होते हैं। अब हम चलते हैं, सावधानी पूर्वक निर्देशित पदों का ही पद परिचय देना है। जब भी हम प्रश्न उत्तर में ध्यान से देखें तो हमें प्रश्न के नीचे एक अंडरलाइन लिखी हुई मिलेगी, और उसमें यह पूछा जाएगा कि इस अंडरलाइन वाले शब्द को, इस पद का परिचय देना है। हमें पूरे वाक्य का परिचय नहीं देना पड़ता। जैसे कि मैंने कहा, यहां जो मैंने एक वाक्य लिखा कि मोहन भोजन करता है, इस वाक्य में रेखांकित पद का परिचय कीजिए। अब रेखांकित पद मैंने कर दिया मोहन, हमें इसका परिचय देना है। तो इस मोहन शब्द का परिचय देने के लिए ये विकारी शब्द है, संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, पुल्लिंग है, एक वचन है, और इसका सीधा क्रिया के साथ संबंध कर्ता कारक हो जाएगा। इस तरह से हमें समझना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि हमें इनके भेदों को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं व्याकरणिक तथा वर्तनीगत। वर्तनीगत का मतलब होता है कि जो मात्राओं की गलती है, लिखावट की गलती है, वर्तनी यानी कि लिखावट की गलती हो रही है, उन गलतियों पर अंक काटे जा सकते हैं। यानी हम जो लिख रहे हैं, हमने अगर एक वाक्य, एक शब्द, एक मात्रा की भी अगर इसमें गलती कर दी तो हमारे नंबर कट सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना, और उन त्रुटियों से बचने का हमें प्रयास करना, उन गलतियों से बचने का प्रयास करना है। पद परिचय देते समय सही विकल्प का चुनाव करें। जब हम पद परिचय दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो व्याकरणिक जो पद परिचय है ये 4 नंबर का आता है, और चारों ही एमसीक्यूज टाइप आते हैं, तो इनका हमें थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम जाकर के जो है पद परिचय अच्छे से कर पाएंगे। अब हम चलते हैं कि पद होते कितने प्रकार के हैं। हम लोगों ने जब हम कोर्स बी पढ़ते हैं या कोर्स ए पढ़ते हैं तो दोनों में एक अलग विषय आता है। एक में पदबंध का नाम आता है और एक में पद परिचय का नाम आता है। दोनों एक ही स्थिति के होते हैं, बस अंतर इतना सा आ जाता है कि एक में केवल हमें पदबंध को बताना पड़ता है और एक में हमें पद का परिचय देना पड़ता है।
ये अंतर हो जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पद परिचय, और इस पद परिचय में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से किसी पद का परिचय दिया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझें कि पद होते कितने प्रकार के हैं। अब पद होंगे दो प्रकार के। क्यों होंगे? क्योंकि हमने उन्हीं शब्दों को ही तो पद बनाया है जो शब्द स्वतंत्र रूप से थे। अब जब स्वतंत्र रूप से शब्द के दो भेद हो सकते हैं तो पद के भी दो ही भेद होंगे, क्योंकि शब्द के दो भेद विकारी और अविकारी। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। अब इनको हम समझते हैं कि विकारी अविकारी होते क्या है। विकारी शब्द, विकारी पद वो होते हैं जिन पद में, जिन शब्दों में क्रिया, काल, वचन, लिंग, कारक की अपेक्षा से परिवर्तन आ जाए, बदल जाए, परिवर्तन होना। ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन होता हो। ठीक है, परिवर्तन किससे हो रहा है? उनके वाक्यों में आए हुए क्रिया, उनके वाक्यों में आए हुए लिंग, वचन, कारक, विभक्ति, इनसे अगर कोई परिवर्तन हो रहा है किसी शब्द में तो वहां पर क्या हो जाएगा? विकारी शब्द हो जाएगा। और ऐसे शब्द जिन शब्दों में किसी भी प्रकार से परिवर्तन ना हो रहा हो उनको अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी का दूसरा नाम होता है अव्यय शब्द। ठीक है ना, अव्यय पद। अविकारी का दूसरा नाम अव्यय, यानी जो व्यय ना हो, नष्ट ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना आए, जो कभी चेंज ना हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने आप लोगों को कहा मोहन खेलता है। अगर मैं यहां पर मोहन की जगह रमा कर दूं तो क्रिया में परिवर्तन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? खेलती है। यानी कि जो क्रिया है, क्रिया, इसको विकारी में क्यों रखा? क्योंकि उसमें परिवर्तन हो सकता है अगर यहां चेंज हो जाए तो। और अगर मैं यहां चेंज कर दूं तो मोहन की जगह दूसरा शब्द आ जाएगा। वैसे आ गया है तो ये भी संज्ञा शब्द भी हो जाएगा, सर्वनाम भी हो जाएगा और विशेषण भी हो जाएगा। अब विशेषण कैसे होगा? विशेषण ऐसे होगा कि अगर मान लीजिए यहां कोई भी हम विशेषण वाला शब्द ले लें, कोई भी विशेषण वाला वाक्य या शब्द या पद ले लें, तो वो वाक्य, वो शब्द जो है संज्ञा और सर्वनाम के हिसाब से ही होगा। क्योंकि विशेषण का एक गुण है कि विशेषण इन दोनों की विशेषता को बताने वाले होते हैं। जैसे ये दोनों होंगे वैसे ही ये हो जाएगा, इसलिए इसमें भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए इन चारों को विकारी शब्दों में गिना। अविकारी शब्द में अगर मान के चलें तो अविकारी शब्द में मैं कहूं तो जैसे कि मैंने कहा कि अजय धीरे धीरे चलता है। अब हमें बताएं कि क्रिया विशेषण या अविकारी शब्द जो होते हैं, जो अव्यय शब्द होते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है वाक्यों में प्रयोग होने के बावजूद भी, तो देखें अगर मैं अजय शब्द को हटा करके सीता कर दूं और चलता है शब्द की जगह पर अगर मैं कर दूं चलती है, क्यों कर दूं? क्योंकि सीता स्त्री वाचक शब्द है तो हमें क्रिया भी स्त्रीवाचक करनी चाहिए, तो सीता चलती है। अब बताओ कि जो धीरे धीरे शब्द यह मैंने उपयोग किया जो कि क्रिया विशेषण का उपयोग है, अब इसको अगर हम यहां भी प्रयोग करें तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सीता धीरे धीरे चलती है, अजय धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि धीरे धीरे शब्द जो है ये क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण जो है वो किस में आता है? अविकारी शब्दों में आता है, और ये अविकारी शब्द के ही भेद माने जाएंगे। ठीक है, तो हमें यह पता चला। अब मान लीजिए आपको प्रश्न आ गया कि धीरे धीरे शब्द में या धीरे धीरे पद का परिचय दीजिए। अब धीरे धीरे पद का परिचय देना है तो सबसे पहले अविकारी शब्द है तो अविकारी का पहला क्रिया विशेषण हो गया। अब इसका और क्या क्या है? तो ये क्रिया के साथ में क्रिया की विशेषता बताने वाला है। ठीक है, इस तरह से हमें यहां बता देना चाहिए। अब आगे चलते हैं। इस तरह हमने भेद समझ लिए। विकारी 4 प्रकार का और अविकारी 5 प्रकार का। इस तरह से पद 2 प्रकार के होते हैं। उन दोनों प्रकार के भेदों में अगर हम अंतर लाएं, भेद लाएं, तो दोनों में भी भेद हो जाते हैं 4 और 5 की अपेक्षा से। अब आगे चलते हैं।
पद परिचय करने के लिए हमें इन बात को ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं आपको पीछे चार्ट पर दिखा रहा हूं। देखो समझिएगा कि जब हम किसी भी शब्द को पहचानना चाहते हैं, अभी अपन इसको थोड़ा सा स्लाइड को चेंज करके हम एक और चीज आपको बता देते हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको हम थोड़ा सा बाद में कर सकते हैं क्योंकि वो उसका एक इफेक्टिव पड़ेगा कि जब हम इस चीज को समझ लेंगे तो हमें वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैसे, देखें, जब भी कभी समझना, जब भी कभी कोई संज्ञा पद आ गया, जैसे कि मोहन, हम बाकी एक ही लेकर चल रहे हैं, जैसे कि सीता, जैसे कि रमा, जैसे कि सोहन, कुछ भी शब्द आ सकता है जो कि संज्ञात्मक शब्द है या विकारी शब्दों में आता है। तो जैसे मान लीजिए कि विकारी शब्द है और इस विकारी शब्द के भेद किए सबसे पहले संज्ञा, फिर सर्वनाम और फिर विशेषण और चौथा होता है क्रिया, जो कि हम इसके बाद में देखें। अब अगर मान लीजिए कि संज्ञा शब्द आता है, कौन सा शब्द आ रहा है, संज्ञा शब्द आ गया, जैसे मान लीजिए मोहन शब्द आ गया, तो मोहन शब्द आने पर हमें सबसे पहले तो उसमें यह बताना है कि संज्ञा का भेद कौन सा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। तो सबसे पहले हमने उसमें क्या लगाया था, व्यक्तिवाचक है। वचन एक है या बहु है, यानी दो है। आप ध्यान से सुनना, जब हम कभी संस्कृत, जैसे कि अभी 10th क्लास में किन्हीं बच्चों की संस्कृत भी होगी, अगर मान लीजिए संस्कृत में वचन पूछे जाते हैं तो वहां 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और इंग्लिश में और हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन है। अगर एक व्यक्ति है तो वहां एक वचन का प्रयोग होगा, और अगर ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा है, तो वहां बहुवचन का प्रयोग होगा। तो मोहन भोजन करता है, तो एक व्यक्ति कर रहा है, तो मोहन शब्द में एक वचन आ जाएगा। लिंग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, वहां आ जाएगा। कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, इन 7 प्रकार के 8 प्रकार के जो कारक हैं, इन कारक के हिसाब से, अब जैसे मान लीजिए मोहन सीधा क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है और उस वाक्य में कार्य को करने वाला केवल मोहन ही है, इसलिए उसमें कर्ता कारक हो जाएगा और उसका क्रिया के साथ संबंध बता देंगे कि हां यह कर्ता कारक है और क्रिया के साथ इसका संबंध है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा संज्ञा शब्द को समझने के लिए, संज्ञा पद का परिचय हो गया। अब अगर मान लीजिए इसी तरह सर्वनाम पद का परिचय आ जाए, जैसे कि वह, मैं, हम, उसने, इस तरह के भी अगर शब्द आ जाएं, जैसे कि मैंने कहा कि हम, तो हम में कहने, मैं अकेला तो हूं नहीं, हम क्या हो गया, एक बहुवचन हो गया। तो हम शब्द सबसे पहले तो बताओ कि सर्वनाम के भेद में से कौन सा है। सर्वनाम का भेद पुरुषवाचक का ही भेद है, क्योंकि पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष शब्द आता है। तो पुरुष में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में, जैसे कि उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम, मध्यम पुरुष में आता है तू, आप या तुम, और अन्य पुरुष में आता है वह, वे इत्यादि। ठीक है, इस तरह से शब्द आते हैं। तो यहां हमें यह समझना है कि सर्वनाम का पुरुषवाचक है। मान लीजिए वाक्य बनाया कि हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, तो हम में अकेले नहीं आएगा, हम बहुत सारे बच्चे हैं, तो हम बच्चे खेल रहे हैं। तो हम शब्द सर्वनाम का पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, और उसके बाद उसमें लिंग, यानी कि हम में अब बच्चे हैं तो इसमें पुल्लिंग आ जाएगा, वचन बहुवचन हो जाएगा और क्रिया के साथ उसका संबंध बता देंगे कि खेलने रूप क्रिया के साथ में बच्चों का संबंध कर दिया। यह सर्वनाम का संबंध सीधा क्रिया के साथ जुड़ गया। क्योंकि हमें सबसे पहले जानना, ये पद परिचय को समझने के लिए हमें यह जानना आवश्यक होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, विकारी किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं। जब तक हम इन परिभाषाओं को नहीं समझेंगे तब तक हमें पद परिचय नहीं आएगा। इसलिए इससे पहले हमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इत्यादि की परिभाषा समझें, उनके भेद समझें, वो किस जगह उनका प्रयोग होता है, तब जाकर के हमारे लिए यह समझ में आ जाएगा। इसी तरह हमें विशेषण शब्दों को पहचानने के लिए उनके भेद और लिंग वचन का और विशेष्य। अब समझें विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर होता है। आप लोगों को मैंने समास पढ़ाते समय भी बताया था, और जब हम वाच्य पढ़ रहे हैं या कहीं पर भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी हमें ये सब पढ़ने में आ जाता है। तो विशेषण जो होता है वो संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, विशेषता बताना या विशेषता बताने वाले शब्द
अब विशेषता को बताने वाले शब्द जितने होंगे वो विशेषण कहलाएंगे, और विशेषण जिसकी विशेषता बता रही होंगे, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो कहलाएंगे विशेष्य। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ, थोड़ा सा मैं आप इसमें बता देता हूं। विशेषण होता है विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है, और विशेष होता है जिसकी विशेषता। यानी कि मैंने कहा कि काला घोड़ा, तो घोड़ा शब्द जो है वो इसमें विशेष हो जाएगा, क्योंकि घोड़े की विशेषता बताई जा रही। किस शब्द से बताई जा रही? काला शब्द से, तो काला उसकी विशेषण शब्द हो गया। ऐसा हमें समझना चाहिए। आगे देखें, विकारी शब्दों में एक आता है क्रिया। तो क्रिया को समझने के लिए यहां देखें कि क्रिया के भेद, अकर्मक और सकर्मक में से कौन सी क्रिया है? लिंग, वचन, पुरुष काल, काल में भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल आ जाएगा। वाच्य में कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य, जैसे कि हमने पिछली कक्षा में इसको देखा हुआ था। वाच्य में तो हमें कौन से वाच्य का वो वाक्य बना हुआ है? कर्तृवाच्य का है, भाववाच्य का है, क्रमवाच्य का है। कर्ता और कर्म का संकेत उसमें बताना है, ये क्रिया में आ जाएगा। इसी तरह अभिकारी शब्द होते हैं। अभिकारी शब्दों में सबसे पहले क्रिया विशेषण होता है। तो क्रिया विशेषण के भेद होते हैं कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, और जिस क्रिया के साथ उसकी विशेषता बता रहे हैं, जैसे कि मैंने वहां धीरे धीरे चलता है, तो चलना रूप क्रिया है, तो जिसकी विशेषता बता रहे हैं उसकी हमें विशेष यहां बता देना, उसका संकेत कर देना है कि चलने रूप क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। इसी तरह समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, संबंध बोधक शब्द होते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, निपात होते हैं, और उनका संबंध हमें क्रिया के साथ लगा देना चाहिए, या जिस शब्द के साथ लग रहा है हमें उस शब्द के साथ लगा देना चाहिए। अब हम चलते हैं पुरानी पिछली वाली स्लाइड पे, जिसमें हमें यह समझना था कि अगर मान लीजिए अब हमें यह समझना है कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि प्रश्नवाचक है, सर्वनाम के और कौन कौन से भेद होते हैं, संज्ञा के और कौन कौन से भेद के और भी उपभेद क्या होते हैं। तो देखें, सबसे पहले यहां पर यह बताया गया कि संज्ञा जो है वो विकारी शब्द का ही है, ठीक है। उसके बाद सर्वनाम भी विकारी शब्द का हो जाएगा। तो संज्ञा के भेद करने पर हमें पता चला कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक भी होती है और भाववाचक भी होती है। अब हमें यह पता चला कि भाई व्यक्तिवाचक अगर संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी, तो हमें उसका परिचय क्या देना है? तो परिचय देने के लिए हमें उसका बताना है वचन, एक वचन या बहुवचन। लिंग में बताना है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। कारक में बताने हैं जो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, ये सब हैं, उसको बताना है। भेद का मतलब यहां पर यह है कि हमें इन व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक का भेद बताना है कि कौन सा भेद इसमें माना जाएगा। क्रिया से संबंध बताना है कि उस संज्ञा का क्रिया के साथ क्या संबंध हो रहा है। जैसे कि यहां देखें, सुभाष पढ़ता है, तो यहां एक वाक्य बना गया, सुभाष क्या है? पढ़ रहा है। जैसे वह घोड़ा चलाता है, वह क्या हो गया? यह सर्वनाम शब्द हो गया। तीसरा है राम की उदारता विश्व प्रसिद्ध है। जैसे कि मान लीजिए यहां घोड़ा शब्द है, यहां सुभाष शब्द है, यहां राम शब्द है। इन तीनों में हमें संज्ञावाचक या संज्ञा पद का परिचय देना है। इसमें हमने कह दिया कि सुभाष व्यक्तिवाचक हो गया, सुभाष का वचन क्या है? एक वचन हो गया। लिंग क्या है? पुल्लिंग हो गया। कारक क्या है? कर्ता हो गया। और भेद में आ जाएगा व्यक्तिवाचक, और उसके बाद क्रिया के साथ संबंध आ जाएगा, तो कर्ता का सीधा क्रिया के साथ संबंध है। इसी तरह घोड़ा व्यक्तिवाचक है, उसके बाद वचन में एक वचन है, उसके बाद में पुल्लिंग है, उसके बाद में कर्ता नहीं होने के कारण वह घोड़ा को, तो इसमें कर्म कारक हो जाएगा। कर्म कारक भेद यानी कर्म का भेद हो जाएगा, या कारक का कर्म भेद हो जाएगा। उसके बाद क्रिया का साथ उसका संबंध है, तो क्रिया के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि क्रिया के साथ में कर्ता का ही संबंध होता है। कर्म, करण, संप्रदान तो मात्र उसके सहायक होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। आगे चलते हैं। सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम में हमें उत्तम, मध्यम और अन्य, ये तीन भेद होते हैं, बाकी सब में कोई भी भेद नहीं होता है। तो उसके भेद को बता देना है। लिंग, वचन, क्रिया के साथ संबंध। जैसे कि मैं बाजार जाता हूं, तो मैं शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है। किसका सर्वनाम है?
पुरुषवाचक का सर्वनाम है। कौन सा भेद है? तो उत्तम पुरुष हो गया। कौन सा लिंग है? तो एक वचन पुल्लिंग हो गया, क्योंकि जाता हूं और जाती हूं तो होता तो स्त्रीवाचक हो जाता। क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है? जाना रूप क्रिया हो रही है, इसलिए वो सीधा संबंध उसका हो गया। इसी तरह हर एक का एक एक उदाहरण यहां पर दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद में हमें पता चला कि मान लीजिए विशेषण शब्द आया, तो विशेषण के 4 भेद हो गए, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। देखिएगा संख्यावाचक और परिमाणवाचक में 2 भेद होते हैं, एक अनिश्चय और एक निश्चय। यानी एक जगह तो हमें पता चलता है कि कितनी वस्तु है, तो उसमें एक निश्चितता का बोध हो जाना ये निश्चयवाचक होता है। एक में ये पता चलता है कि कोई इस तरह से अगर कोई शब्द आते हैं तो उन शब्दों के लिए वहां पर परिमाणवाचक का अनिश्चयवाचक हो जाएगा। जैसे कि काला बंदर पेड़ पर लटक रहा है, तो बंदर यहां ऐसा काला शब्द आ गया, तो सबसे पहले गुणवाचक होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस बंदर का स्वभाव जो है, गुण जो है वो क्या है? काला, तो गुणवाचक हो गया। लिंग बंदर है तो लटक रहा है, और रही है होता तो बंदरिया होती, स्त्रीवाचक, तो यहां पर हो जाता पुल्लिंग। कितने बंदर हैं? एक बंदर है तो एक वचन हो गया। विशेष्य क्या है? बंदर है। विशेष्य क्या हुआ? बंदर, और काला विशेषण हुआ, ठीक है ना। जिस तरह मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनको विशेषण कहते हैं। इसी तरह इनको भी हमें यहां लगा लेना चाहिए। क्रिया, सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती है, उसके 2 भेद हो जाते हैं। उसके बाद में लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य, कर्ता इत्यादि को हमें यहां पर लगा लेना चाहिए। इस तरह जैसे मान लीजिए लड़कियां दौड़ रही हैं, अब यहां दौड़ना तो क्रिया हो रही है, लेकिन कैसे दौड़ रही हैं, कहां दौड़ रही हैं, कब दौड़ रही हैं, ये हमें कर्म नहीं पता चला था, तो अकर्मक क्रिया हो गई। तो यहां भेद आ जाएगा कि अकर्मक क्रिया है, लिंग स्त्रीलिंग है, वचन लड़कियां बहुत सारी हैं, उसी के हिसाब से यहां पर क्रिया है तो बहुवचन हो जाएगा। पुरुष में लड़कियां दौड़ रही हैं तो यहां पर पुरुष होगा नहीं। काल, पुरुष का मतलब उत्तम, मध्यम और जघन। अधिकांश स्थानों पर क्या है? क्रिया में पुरुष होता है और कहीं कहीं पर नहीं होता है, तो इस विषय पर ज्यादा गौर नहीं देना है। काल कौन से? दौड़ रही हैं, वर्तमान काल हो गया। वाच्य यहां पर आ जाएगा कर्तृवाच्य आ जाएगा। कर्ता कर्म का संकेत, तो यहां पर कर्ता का संकेत सीधा क्रिया के साथ हो रहा है, ठीक है ना। इस तरह से हमें ये पूरा का पूरा चार्ट समझ लेना चाहिए। इसी तरह हमें यहां पर अलग और अविकारी शब्दों के लिए बताया, तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, और यहां समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये 4 अलग अलग भेद होते हैं। यहां पर हमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना पड़ता, कोई भी पद अगर इनका आता है तो उन पद का भेद बता देना है और क्रिया के साथ सीधा संबंध बता देना है। जैसे कि यहां बता कि मोहन छत पर बैठा हुआ है, या मोहन छत पर है, तो मोहन शब्द जो है वो क्रिया बैठना है, और बैठना क्रिया होने के कहां बैठा है? छत पर बैठा है, तो छत पर शब्द जो है वो उसकी क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है ना। तुम कम खाते हो, आकांक्षा धीरे धीरे चलती है ना। इस तरह से यहां पर शब्द आ जाए। साधना बीमार थी इसलिए विद्यालय नहीं गई। अब यहां समुच्चय बोधक का मतलब होता है कि जो शब्द 2 वाक्यों या 2 शब्दों को जोड़ने का काम करे उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। संबंध बोधक जो शब्द या जो पद 2 वाक्यों या 2 शब्दों में संबंध स्थापित करे उसे संबंध बोधक। विस्मयादि बोधक जो शब्द या जो पद हमारे लिए वाक्य में अचंभित करने का प्रयास करें वो विस्मयादि बोधक होते हैं। निपात जैसा है उसको वैसा ही लिख दिया जाता है, जैसे कि ही, भी, इस तरह से जो शब्द होते हैं वो निपात होते हैं। तो यहां पर ये भेद उदाहरण भी यहां पर हमने समझे। अब हम समझते हैं कुछ नई परिभाषाएं जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरह से पद का परिचय हमें लगाना है। देखिए सबसे पहले आता है संज्ञा पद परिचय। संज्ञा पद का परिचय हमें करना है तो इसमें एक हमने वाक्य दिया, राधा कक्षा में बैठी है। यहां पर राधा कक्षा में बैठी है, कौन कौन से इसमें पद हैं जो संख्यावाचक हो सकता है? तो एक तो हो सकता है राधा और दूसरा है कक्षा। तो यहां पर भी हमने यही बताया कि राधा और कक्षा। तो राधा शब्द जो है संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, जो बैठी है क्रिया की कर्ता है। यानी बैठना रूप क्रिया जो हो रही है उस बैठने रूप क्रिया की कर्ता सीधी कौन है? राधा है, कर्ता है।
कक्षा संज्ञा है, जातिवाचक है, कक्षा एक पूरी जाति है। स्त्रीलिंग है, एक वचन, अधिकरण कारक, क्योंकि हमने कैसे पहचाना, मैं विभक्ति होने के कारण से कक्षा में अधिकरण कारक हो जाएगा। इसी तरह बैठी है, क्रिया से संबंध उसका जुड़ गया, इससे इसका संबंध जुड़ जाता है। इसी तरह सर्वनाम में हमें लगा लेना है, तो मैं शब्द जो है इसमें सर्वनाम है, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक, पढ़ूंगा क्रिया का कर्ता है। इस तरह से हमें अपने जितने भी वाक्य आते हैं, जितने भी प्रश्न आते हैं, इसी तरह से आएंगे। पूरा एक वाक्य दिया जाएगा, उस वाक्य के नीचे कोई भी अंडरलाइन होगी और उस अंडरलाइन को हमें क्लियर करना, उस पद का परिचय देना है। इसी तरह विशेषण, नीली चुनरी धूप में सूख रही है, तो नीली शब्द जो है वो चुन्नी की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण है, गुणवाचक है, और स्त्रीलिंग एक वचन चुनरी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। क्रियापद परिचय, लड़कियां बातें कर रही हैं, तो कर रही हैं ये क्रियापद है, तो कर रही हैं क्रिया अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहां पर इन्होंने कोई भी कर्म नहीं दिया है। वर्तमान काल है, स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, कर्तृवाच्य है, और लड़कियां कर्ता की क्रिया यहां। अब देखो यहां पर अकर्मक क्रिया होने के कारण से कर्तृवाच्य हो गया, कर्मवाच्य भी हो सकता है अगर इसमें कर्म होता तो। क्रिया विशेषण पद, आकांक्षा धीरे धीरे चल रही है, तो धीरे धीरे शब्द जो है वो क्रिया विशेषण का रीतिवाचक, चल रही है क्रिया की रीति की विशेषता बताती है। संबंध बोधक पद होते हैं, भावना के बदले सुमन दिल्ली चली गई, तो बदले के बदले शब्द जो है वो यहां पर दो वाक्यों या दो पद में संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो यहां पर ऐसा मान लेना चाहिए। अब देखें यहां दूसरा एक और, कि भावना के बदले सुमन दिल्ली चली गई, के बदले शब्द जो है वो यहां पर संबंध बोधक है। क्यों है? क्योंकि ये दूसरों से संबंध स्थापित कर रहा है। जैसे कि संबंध बोधक है, विनिमय वाचक, विनिमय वाचक का मतलब है एक की जगह दूसरा, विनिमय का मतलब एक की जगह पर दूसरा जा रहा है, इसलिए इसको विनिमय कहा। भावना और सुमन में संबंध सूचक है, भावना का सुमन के साथ संबंध कर, भाई इसीलिए तो गए, इसलिए। समुच्चय बोधक शब्द जो होते हैं वो समुच्चय बोधक शब्द दो पूरे के पूरे शब्दों में समुच्चय करते हैं, जोड़ते हैं, यहां संबंध होगा और जोड़ना अलग है। समानाधिकरण शब्द आता है, इसलिए शब्द जो है ये समुच्चय बोधक शब्द है, परिणाम दर्शक है, और समानाधिकरण साधना बीमार थी और विद्यालय नहीं आई, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य परिणाम स्पष्ट करता है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई बीमार है और वो दूसरे वाक्य को पूरा करने में असमर्थ हो रहा है, दूसरा वाक्य अगर वो इस वाक्य से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा समुच्चय बोधक। विस्मयादि बोधक पद परिचय, वाह क्या दृश्य है, तो वाह शब्द जो विस्मयादि अचंभित करने वाला शब्द है, और ऐसे प्रसन्नता सूचक दृश्य का प्रशंसा सूचक पद हो गया। सबसे पहला प्रश्न, निपात शब्द हमारे लिए नहीं आते हैं, इसलिए उस पर हमें थोड़ा सा जो है जोर नहीं देना है, केवल ही भी इत्यादि जो शब्द होते हैं एक वर्ड वाले, उनको ही निपात कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सूरदास ने सूरसागर की रचना की, यहां पर निम्नलिखित वाक्यों के जो रेखांकित पद, अब किसको हमें बताना है, तो हमने रेखांकित कर दिया किसके ऊपर, सूरदास, तो सूरदास शब्द का हमें पद परिचय देना है। तो यहां हालांकि हमने आप लोगों को उत्तर तो दिए हैं, लेकिन इन उत्तरों को आप लोग थोड़ा सा समझ करके लिखें। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि इसमें ग आंसर सही दिया, तो हम उसको पहचाने कि क्यों दिया। सूरदास शब्द व्यक्तिवाचक है, सही, अब व्यक्तिवाचक दो में है, तो हम दोनों को अभी राइट मानते हुए चलें, संज्ञा भी है, ठीक है। एक वचन है, ये भी सही है, पुल्लिंग है, सही है, लेकिन यहां संबंध कारक कर दिया। संबंध कारक देखो, सूरदास का संबंध सूरसागर से नहीं किया, अगर हम यहां सूरसागर पर यहां पर करते तो ये संबंध हो जाता, और सूरदास शब्द जो है वो कर्ता कारक है, इसलिए हमने इसको राइट मान लिया। देखें, सूरदास व्यक्ति विशेष का नाम होने से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और कर्ता के साथ ने विभक्ति होने से कर्ता कारक है, अतः विकल्प ग जो है उसका सही आंसर ये हो जाएगा। एक और चीज याद रखना बच्चों, जब कभी भी हमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, तो हमें केवल इस तरह से आंसर नहीं लिखना है, इस आंसर में क्या है, जैसे कि ये है तो
तो ये पूरा वाक्य जो है वो हमें इसमें पूरा लिख देना है। अभी मैं इसको आंसर में बताऊंगा किस तरह से। अब आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, वीरों की सदा जीत होती है। तो यहां देखें, वीरों की सदा, अब सदा शब्द जो है यहां आपको क्या दिया गया, यहां पर आपके लिए एक रेखांकित पद दिया गया, इसका हमें परिचय देना है। तो हमने यहां पर घ आंसर सही किया है। क्यों किया, क्योंकि एक तो एक क्रिया विशेषण है, क्योंकि जीत होना है तो जीत हो रही है, लेकिन क्रिया, इस जीत होने क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो जीत हमेशा हो रही है। अगर हम ऐसे लिख देते कि वीरों की जीत होती है तो ठीक है, सामान्य सी बात है, लेकिन हमेशा जीत होती है, हमेशा, तो ये उसकी विशेषता बता दिया। कालवाचक है क्योंकि ये हमेशा यानी एक समय के लिए बता रहा है। जीत होती है क्रिया का विशेष है, क्योंकि जीत होती है ये विशेष है और ये विशेषण हो गया। तो क्रिया है, जीत होना ये क्रिया है, और क्रिया की विशेषता ये बस सदा शब्द बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण हो गया। बस हमें ये इसका आंसर सही लगा देना है। तीसरा प्रश्न है कि बच्चे की मुस्कानें मनमोहक होती हैं। मुस्कान शब्द जो है वो आपका संज्ञा शब्द है, ठीक है, भाववाचक है, स्त्रीलिंग है, एकवचन। इस तरह से हमें आंसर लगाने। प्रत्येक का अपना महत्व होता है। अपना, अपना शब्द जो है वो सर्वनाम का है और निजवाचक है। निजवाचक का मतलब उसको अपना खुद का कहना, स्वयं का कहना, ये निजवाचक हो गया। पुल्लिंग बहुवचन होता है क्रिया का यहां पर बहुवचन हो गया। पिताजी कल ही तीर्थ यात्रा पर गए। गए क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, बिल्कुल सही बात है, सॉरी अकर्मक, हाँ अकर्मक क्रिया है। एक वचन, पुल्लिंग, भूतकाल, कर्तृवाचक का भेद है, ठीक है। रेखांकित पद पर गए क्रियापद है। कर्म ना होने से, यानी कहां गए, कर्म क्या है, इसलिए तीर्थ यात्रा पर गए, लेकिन कैसे गए, क्या हुआ, तो वो को विभक्ति यहां कहीं भी नहीं आ रही है। बताओ, पिताजी कल ही तीर्थ यात्रा पर आ रहा है, अधिकरण तत्पुरुष अधिकरण आ रहा है, लेकिन यहां कहीं भी कर्म नहीं आ रहा है, इसलिए इसको अकर्मक क्रिया कहा है, ठीक है। और कर्ता एक वचन व पुल्लिंग होने से विकल्प से या विकल्प ग जो है वो इसमें सही माना जाएगा। आशिमा 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इस रेखांकित पद का परिचय दीजिए। आशिमा शब्द जो है ये, इसका पद परिचय देना है। मैंने आंसर इसमें लगा दिया है। अब आंसर कैसे हुआ, क्योंकि आशिमा शब्द संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, पढ़ती की। हम देहरादून घूमने गए, रेखांकित पद का परिचय दिया। हम, अब मैं होता तो एक वचन, हम हैं तो बहुवचन। किसका बहुवचन, सर्वनाम का बहुवचन। कौन से सर्वनाम का, तो उत्तम पुरुष का। तो देखें कि सर्वनाम उत्तम पुरुष पुल्लिंग बहुवचन करता, ठीक है। घूमने गए। आगे, शशि 10वीं कक्षा में पढ़ती है, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। शशि 10वीं कक्षा में पढ़ना, ये विशेषण है, कक्षा का विशेषण है, संख्यावाचक है, 10 संख्या काउंटिंग है, और स्त्रीलिंग है, क्योंकि कक्षा स्त्रीलिंग होने के कारण से 10वीं भी, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि जैसा विशेषण उसी तरह से, जैसा विशेष होगा उसी तरह से विशेषण होगा। कक्षा स्त्रीलिंग है तो 10वीं भी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। एक वचन है और कक्षा विशेष हो जाएगा, इसलिए यहां पर क आंसर जो है वो राइट माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह स्कूल से अभी अभी आया है, रेखांकित पद का परिचय दे। तो स्कूल से, अब से विभक्ति कब आता है, के द्वारा। के द्वारा कब आता है, करण में आता है, तो करण विभक्ति होने के कारण से अब यहां 2 बार से आया, एक तो करण विभक्ति और एक अपादान। कर्ता ने करण से और अपादान, दोनों में से आता है। अब दोनों में से आता है तो एक में तो अलग होने का भाव आता है और एक में आता है के द्वारा। तो यहां स्कूल से वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो यहां पर करण तो आएगा नहीं, इसलिए अपादान जो है वो राइट आ जाएगा। और अपादान होने के साथ साथ स्कूल शब्द जो है वो संज्ञावाचक है, जातिवाचक है। संज्ञा का जातिवाचक है क्योंकि स्कूल में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे तरह के स्कूल होते हैं, एक जाति है, समूह है, इसलिए जातिवाचक एक वचन है और पुल्लिंग अपादान कारक है। इस तरह से यहां पर घ विकल्प जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें, वह मेरी बात पर बहुत हंसा।
रेखांकित पद, बहुत हंसा, हंसना क्रिया है, इस क्रिया की विशेषता बहुत हो तो क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्रिया विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, हंसना क्रिया का विशेष है, ठीक है ना, हंसना क्रिया का विशेष जो है वो इस तरह से आ जाएगा। योग्य पिता की संतान भी योग्य होती है, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। तो यहां हमें यह बताना है कि योग्य पिता की संतान, संतान शब्द जो है इस पद का परिचय देना है। संतान शब्द संज्ञावाचक है और उसके साथ साथ जातिवाचक है। यहां पर किसी का कोई नाम नहीं है, वस्तु एक नहीं है, बहुत एक तरह से संतान शब्द जो है वो एक जातिवाचक शब्द। मैं कहूं कि भाई यहां की संतान बहुत अच्छी है, तो संतान शब्द का मतलब किसी एक से नहीं है बल्कि उन सभी लोगों से है जो अच्छी संतानें हैं। तो ये जातिवाचक हो गया, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा का विकल्प आ जाएगा, एक वचन। तो अब इतना सा जो है वो हमें समझना। अब हमें क्या ध्यातव्य रहे, जो हमें ध्यान रखना है वो ये है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, स्वतंत्र जो भी शब्द होगा ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल स्मृति में रहे, तब हम पद परिचय बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। वर्ण स्वतंत्र इकाई है, किंतु जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है और वह पद कहलाने लगता है। पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। जब हम पद का व्याकरण से परिचय देना शुरू कर दें तो वही पद कहलाने लग जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये हमारी आज की कक्षा में पद परिचय को हमने समझा, लेकिन पद परिचय में हमें जानना जो ज्यादा जरूरी है वो संज्ञा सर्वनाम के भेदों को समझना जरूरी है। जब कभी भी किसी भी शब्द के नीचे अंडरलाइन लगी हो और उसमें ये पूछा गया हो कि इसका पद परिचय बताइए, तो सबसे पहले तो हमें वाक्य में ऐसे ये पता करना है कि ये वाक्य में विकारी है या अविकारी है। पता चलने के बाद उसमें विकारी का कौन सा भेद है, और उस भेद के भी हमें जो बताया गया परिचय के लिए सामान्य, जो मैंने एक चार्ट बताया था सेकंड वाला, उसमें हमें समझना है कि ये मान लीजिए सर्वनाम है तो कौन सा सर्वनाम है, उस सर्वनाम में भी लिंग वचन कारक अगर हम समझ लेंगे तो हमारे लिए हमारा पद परिचय जो है वो सही माना जाएगा। इसलिए इस विषय को बहुत अच्छे से आप लोग समझें, जानें और उसको अच्छे से ध्यान रखें और अपने माइंड में बिल्कुल सेट करके बैठ जाएं कि हमें इस तरह से पद परिचय समझना है। इसी तरह से एक और नए चैप्टर से हम लोग एक रूबरू होंगे। आज की कक्षा में हमने पद परिचय के बारे में समझा, उसको अच्छे से करें और कुछ नए प्रश्नों को हम सभी लाएं, नए नए पदों को समझें, अलग अलग वाक्यों को समझते हुए पद परिचय दें। इसी तरह हम लोग आगे और नए चैप्टर के साथ रूबरू होंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेट्स क्रिकेट।